घना कोहरे से भरा हुआ जंगल था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ तेज हवाओं की सरसराहट सुनाई दे रही थी। ये मैं कहाँ आ गया? यहाँ तो बहुत ही भयानक कोहरा है। तभी मोहन की नजर एक टूटे फूटे खंडहर पर पड़ती है। मोहन खंडहर के अंदर जाता है। वहां उसे एक सुंदर स्त्री की टूटी हुई मूर्ति दिखाई देती है। अरे बाप रे, यह तो किसी सुंदर स्त्री की टूटी हुई मूर्ति है। ऐसा लगता है जैसे किसी जीवित स्त्री को ही पत्थर बना दिया गया हो। समय की मार देखो, यह मूर्ति भी टूट चुकी है। काश मेरे पास औजार होते तो मैं इस अधूरी मूर्ति को पूरा कर देता। यह तो अद्भुत लगती है। मैं यही चाहती हूँ कि मुझे पूरा किया जाए। केवल तुम ही मुझे ठीक कर सकते हो। तुम संसार के सबसे अच्छे मूर्तिकार हो। मुझे पूरा करो, पूरा करो। कुछ ही क्षणों में वह आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगती है और मोहन बेहोश होकर गिर पड़ता है। अगले ही पल उसकी आंख खुलती है और वह अपने घर में होता है। अरे बाप रे, कितना भयानक सपना था। हे भगवान, यह मैंने क्या देख लिया? तभी सामने बैठा हुआ तोता बोल पड़ता है। लगता है तुम बहुत खास सपना देख रहे थे। तुम सोते हुए भी बड़बड़ा रहे थे। कुछ खास नहीं मिट्ठू, बहुत डरावना सपना था। मैंने खुद को कोहरे से भरे जंगल में देखा। एक टूटे खंडहर में एक सुंदर स्त्री की टूटी हुई मूर्ति थी और वह मुझसे बात कर रही थी। कभी कभी सपनों में सच्चाई भी दिखती है। हो सकता है ऐसी कोई मूर्ति और खंडहर वास्तव में मौजूद हो। अरे मेरे प्यारे मिट्ठू, जब से तुम मेरे जीवन में आए हो ना, मेरा आधा अकेलापन तो वैसे ही दूर हो गया। वरना मुझ जैसे गरीब मूर्तिकार को गांव में कोई पूछता भी नहीं था। हाँ, लेकिन मेरे आने के बाद तुम्हारा खर्चा भी तो बढ़ गया है ना। मैं देखता हूँ तुम कितनी मेहनत से मूर्तियां बनाते हो, फिर भी तुम्हारी मूर्तियां कोई नहीं खरीदता। बड़ी मुश्किल से घर चलाने लायक पैसा आता है और उसमें से भी कुछ पैसे मुझ पर खर्च हो जाते हैं। मुझे इसकी परवाह नहीं। मुझे आज भी वह दिन याद है जब मैं गरीबी से तंग आकर जंगल चला गया था। मोहन गुस्से में जंगल की ओर बढ़ रहा था। तभी एक भारी आवाज गूंजती है। कौन हो तुम और इतने गुस्से में जंगल के भीतर बढ़ते जा रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि यहाँ भयानक जीव रहते हैं जो तुम्हें खा जाएंगे? मोहन ने जैसे ही पीछे देखा, एक वृक्ष के नीचे एक बाबा बैठे हुए उसे घूर रहे थे। हाँ, तो बहुत अच्छा होगा बाबा। कम से कम किसी जीव का भला तो होगा। जीते जी तो मैं किसी काम ही नहीं आया। गांव वाले मुझे अनाथ बूढ़ा कोई काम का नहीं कहते हैं, मनहूस कहते हैं। कहते हैं मेरे आने की वजह से ही मेरे माँ बाप चल बसे थे। मैं किसी काम का नहीं हूँ। मैं अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाया। लगता है तुम अपने जीवन से बहुत परेशान हो। हाँ बाबा, मैं मूर्तिकार हूँ। किसी भी इंसान की मूर्ति हूबहू बना सकता हूँ, फिर भी कोई मेरी कला की कदर ही नहीं करता। मेरी बनाई मूर्तियाँ कोई नहीं खरीदता। समझ नहीं आता कि भगवान ने मुझे यह कला क्यों दी है। निराश मत हो पुत्र। अगर भगवान ने तुम्हें यह कला दी है तो इसके पीछे कोई न कोई कारण जरूर होगा। बस अभी तुम समझ नहीं पा रहे हो। ना कहा ही था कि उसकी नजर एक घायल गिरे हुए तोते पर पड़ी। यह तोता तो घायल है। मेरा जंगल में कोई मित्र नहीं है। हर बार कोई न कोई जानवर मुझ पर हमला कर देता है। कोई तोता मुझसे दोस्ती नहीं करता।
तू अब चिंता क्यों करता है? आज से हम दोनों दोस्त हैं। मैं तुझे अपने घर ले जाऊंगा और तेरा इलाज कराऊंगा। आह, चलो तुम्हारे अकेलेपन का एक साथी तो मिल गया, और हो सकता है कि यही तोता आगे चलकर तुम्हारा भाग्य बदल दे। इतना कहकर साधु वहां से रहस्यमय अंदाज में चला जाता है। मोहन और तोता मूर्तियों की बात कर रहे हैं। चलो, पुरानी बातें तो बहुत हो गईं। आज तुम्हें मूर्तियां नहीं बेचनी है क्या? देखो देखो, समय कितना हो गया है। सूरज सिर पर चढ़ आया है। अरे हाँ, तो फिर आओ बैठो मेरे कंधे पर और हमेशा की तरह दोनों चलते हैं गांव के बाजार में। कुछ ही देर में तोता और मोहन दोनों गांव के बाजार की ओर चल देते हैं। बाजार पहुंचकर मोहन अपनी मूर्तियां बेचने की कोशिश करता है। आओ आओ लोगो, सुंदर सुंदर मूर्तियां ले लो। घोड़े की, शेर की, राजा की, रानी की, बच्चों के खेलने के लिए भी ले लो। ले लो, सुंदर सुंदर मूर्तियां ले लो। मगर कोई भी ग्राहक मोहन की ओर नहीं आता। सुबह से शाम हो जाती है पर एक भी मूर्ति नहीं बिकती है। ठीक उसी वक्त गांव का मुखिया आता है। मोहन, तुमको याद है कि नहीं? तू कुछ समय पहले मुझसे उधार लेकर गया था और कहा था कि कुछ ही दिन में लौटा दूंगा। आज 2 महीना हो गए हैं, तूने अभी तक उधार नहीं चुकाया। कब देगा? मुखिया जी देखिए, मैं बहुत जल्द ही चुका दूंगा। जब मैंने लिया था तो मुझे लगा था कि मेरी मूर्तियां बिकेंगी, पर मूर्तियां बिक ही नहीं रही हैं। अरे नहीं बिकी तो मैं क्या करूं? मेरी बात कान खोल कर सुन ले। गांव में शायद ही कोई ऐसा होगा जिससे तूने उधार न किया हो, और सभी मेरे पास शिकायत लेकर आते हैं। इसलिए गांव का मुखिया होने के नाते मैं तुझे केवल 3 दिन की मोहलत देता हूं। अगर तूने 3 दिन में मेरा और बाकी सबका कर्जा नहीं चुकाया तो मैं तुझे तेरी झोपड़ी से धक्के मारकर निकाल दूंगा। इतना कहकर मुखिया वहां से चला जाता है। अब क्या करूं मिट्ठू? मेरे पास एक उपाय है। सुनो, क्यों ना तुम किसी साहूकार से कर्ज ले लो। अरे वाह मिट्ठू, क्या बातें करते हो? मुखिया अभी मुझे कर्ज के लिए ही सुना कर गया और तुम बोल रहे हो कि ऊपर से और कर्ज लेने। गजब बात करते हो। अरे गांव में शायद ही कोई बचा होगा जिससे मैंने उधार न लिया हो। हाँ, बस एक ही बचा है साहूकार। वह तुम्हें थोड़ा कर्ज तो दे ही सकता है। मोहन कुछ देर सोचता है और फिर ओहो, ठीक है मिट्ठू, बैठ जा मेरे कंधे पर। ये पेट क्या क्या नहीं करवाता। मोहन और तोता साहूकार की हवेली में खड़े होते हैं। अरे मूर्तिकार, मेरे दरवाजे पर क्यों भैया? सब कुछ ठीक तो है ना? प्रणाम साहूकार जी। आप तो जानते हैं कुछ दिनों से मेरी मूर्तियां नहीं बिक रही हैं और मैं धन के अभाव में हूं। खाने तक के पैसे नहीं हैं साहूकार जी। हाँ हाँ हाँ, अरे ये क्यों नहीं कहते कि 5 महीने से किसी ने तेरी मूर्तियां नहीं खरीदी? अब सीधे सीधे बताओ, यहाँ किस काम से आया है? मालिक, मुझे थोड़ा उधार चाहिए ताकि मैं कुछ खरीद सकूं। मैं भी भूखा हूं और मेरा मिट्ठू भी। हाँ ठीक है, मैं तुझे उधार दे दूंगा, लेकिन 3 दिन में लौटाना होगा। नहीं लौटा पाए तो तेरी झोपड़ी में घुसकर सारी मूर्तियां उठा ले जाऊंगा। पर मेरी मूर्तियां तो बिकती ही नहीं। नहीं बिकती, वो तेरे नसीब का खेल है। वैसे तेरे हाथ की बनाई मूर्तियां कमाल की होती हैं, एकदम लाजवाब। और मैं एक व्यापारी को जानता हूं जो मूर्तियों का व्यापारी है। मैं तेरी मूर्तियां उसी को बेच दूंगा। अरे तो साहूकार जी,
आप मुझे उस व्यापारी का पता ही दे दीजिए ना, मैं खुद ही अपनी मूर्तियां उसे बेच दूंगा। हाँ, बड़ा आया खुद ही बेच देगा। अबे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या मैं तुझे धंधा करने का ठेका देने वाला लग रहा हूं? मेरी बात कान खोलकर सुन और याद रखना, काम वही करूंगा जिसमें मेरा फायदा हो। साहूकार मोहन को पैसा देता है और बोलता है, अब चल निकल यहाँ से, और याद रखना 3 दिन। इसके बाद मोहन बाजार से कुछ आवश्यक सामान लेकर आता है। वह खाना बनाता है और खाना खाकर थका हुआ मोहन सो जाता है और कुछ ही देर में गहरी नींद में चला जाता है। अगले ही पल मोहन ने फिर से जंगल में एक खंडहर के अंदर खुद को पाया। वहां वही टूटी हुई स्त्री की मूर्ति थी। मूर्ति फिर से बोल उठी, मुझे सही कर दो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, मुझे सही कर दो। मोहन को अचानक चक्कर जैसा महसूस हुआ और फिर से गिर पड़ा। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि तोता बहुत बेचैन और विचलित था। क्या बात है मिट्ठू, तुम इतने परेशान क्यों हो? मैं जो तुम्हें बताने वाला हूं वह सुनकर तुम भी परेशान हो जाओगे। अरे बाहर नहीं देखा क्या, कितनी मूसलाधार बारिश हो रही है। मोहन यह सुनकर चौंक गया। हे भगवान, ये तो कितनी भयानक बारिश है। अपनी मूर्तियों को संभालो, बारिश का पानी बहुत जल्द ही झोपड़ी के अंदर घुस जाएगा, जल्दी करो। जैसे ही तोते ने यह कहा, एक जोरदार पानी की लहर आई और मोहन की सारी मूर्तियां बहा ले गई। मोहन ने मूर्तियों को बचाने की पूरी कोशिश की, पर बचा नहीं पाया। सुबह होते ही बारिश थम गई। मोहन उदास बैठा मिट्ठू को कहता है, अरे मैं तो बर्बाद हो गया। कितनी मेहनत से सारी मूर्तियां बनाई थी। सोचा था आज नहीं तो कल नहीं तो परसों बिक ही जाएंगी, पर अब सब बर्बाद हो गया। मोहन, अब क्या करें? अब हम साहूकार का कर्ज कैसे चुकाएंगे? उसने तो हमें सिर्फ 3 दिन का समय दिया था और मुखिया ने भी उतना ही समय कहा था। अब क्या करेंगे? दोनों यह बात कर ही रहे थे कि तभी मुखिया और साहूकार वहां आ पहुंचे। ये मोहन, जल्दी से अब मेरा कर्ज चुका, और वो भी जो तूने गांव वालों से लिया है। मैं उनकी तरफ से भी आया हूं। चल निकाल पैसा। हाँ भैया, और मेरा भी पैसा चाहिए, वो भी निकाल। दया करो, दया करो। आप दोनों मेरी हालत पर दया करो। आपने देखा नहीं रात को कैसी मूसलाधार बारिश हो रही थी। पानी झोपड़ी तक आ गया, सारी मूर्तियां बह गईं। मैं आपके पैसे लौटाने से मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस समय मेरे पास सच में पैसे नहीं हैं। दया करो मालिक, दया करो। यह सुनते ही मुखिया गुस्से में उबल पड़ा। कोई दया नहीं। व्यापार में न दया न मोह, सिर्फ पैसों की माया चलती है। सुन ले रे मोहन, मैं तुझे सिर्फ 2 दिन और दे रहा हूं। अगर तूने कर्ज नहीं चुकाया तो तेरी झोपड़ी पर कब्जा कर लूंगा मैं। ऐसे कैसे कब्जा कर लोगे? गांव के और लोगों ने भी कर्ज दिया है, कब्जा मैं करूंगा। कौन किस पर कब्जा करेगा ये तो समय बताएगा। तेरे जैसे साहूकार को सीधा करना आता है मुझे। याद रख, गांव में ऐसा कोई नहीं जिसने मुझसे कर्ज न लिया हो। मैं यहां का मुखिया नहीं, राजा हूं राजा। अबे देख क्या रहा है, दफा हो जा यहां से। साहूकार ने मोहन की ओर देखा और कहा, तेरी झोपड़ी तो गई। अगर 2 दिन में कर्ज नहीं चुकाया तो गांव वालों के सामने ऐसा पीटूंगा कि सारी उम्र याद रखेगा। इतना कहकर दोनों चले जाते हैं। साहूकार और मुखिया के जाते ही मोहन उदास मन से तोते को कहता है, अब क्या होगा? कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं करूं तो क्या करूं? उदास मत हो मोहन, इस मामले का भी कोई ना कोई हल तो जरूर होगा। अच्छा बताओ, क्या आज भी तुम सोते में बड़बड़ा रहे थे? फिर से वही सपना आया क्या? हाँ, मैं तुम्हें बताने ही वाला था कि फिर से वही सपना आया। कोहरे भरा जंगल, वही खंडहर और वही बोलती मूर्ति। और हाँ, वह मूर्ति मुझसे कहती है कि मुझे सही कर दो और वह तुम्हारी मदद करेगी। तो क्यों ना एक काम करें मोहन, उस मूर्ति को ढूंढने के लिए जंगल में चलें? क्या कहते हो?
अरे पागल वागल हो गए हो क्या मिट्ठू? फालतू की बात करते हो। कभी कभी भगवान की मदद ऐसे ही इशारों में मिलती है, हमें बस पहचानने की जरूरत होती है। मोहन गहरी सोच में डूब गया। कुछ पल बाद हाँ, शायद तुम सही कह रहे हो मिट्ठू। वह सपना साधारण नहीं लगता है। चलो आज वही करते हैं। मोहन और तोता जंगल की गहराइयों में निकल पड़े। कई घंटे की यात्रा के बाद वे दोनों जंगल पहुंचे। सुनो, वो देखो, वहां कोहरा फैला हुआ है। हमें लगता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। चलो चलो चलो, आगे बढ़ो। वे दोनों आगे बढ़ते गए और कुछ ही देर में दोनों ने वह खंडहर ढूंढ लिया और उसके अंदर गए। अंदर जाकर देखा तो वहां कोई मूर्ति नहीं थी। सपने में तो मुझे यही खंडहर दिखाई देता था और यहाँ एक मूर्ति रहती थी, पर यहाँ तो कोई मूर्ति नहीं दिख रही। मोहन गहरी सोच में डूब गया। तभी तोते को एक भाला दिखाई दिया और उसने कहा, देखो मोहन, वहां भाला है, क्यों ना हम लोग खोद कर देखते हैं। अरे हाँ, चलो इस भाले से यहाँ खोद कर देखते हैं, शायद मूर्ति मिल जाए। मोहन भाले से खोदने लगता है। थोड़ी ही देर बाद उसे मूर्ति पूरी तरह से दिखाई देती है। वह टूटी हुई थी। मोहन, क्यों ना इस मूर्ति को ठीक किया जाए? कितनी सुंदर मूर्ति है। अगर हम इसे ठीक करके बेचें तो हमें अच्छे दाम मिलेंगे। फिर हम मुखिया और साहूकार का कर्ज तो चुका ही सकते हैं। हाँ, वाकई बहुत ही सुंदर मूर्ति है। चलो इसे घर लेकर चलते हैं और ठीक करते हैं। मोहन उस मूर्ति को ठीक करने में लग जाता है। दिन रात काम करने के बाद वह मूर्ति ठीक हो जाती है। अरे वाह, क्या सुंदर मूर्ति है। अब चलो इसे बेच आते हैं। मोहन गहरी सोच में चला जाता है। मिट्ठू, मुझे यह मूर्ति नहीं बेचनी है। मैंने इसे बहुत ही मेहनत से सही किया है और न जाने क्यों मुझे इस मूर्ति से लगाव हो गया है। मुझे इसे बेचने का मन नहीं कर रहा। तुम पागल हो गए हो क्या मोहन? अगर मूर्ति नहीं बेचोगे तो हम कर्ज कैसे चुकाएंगे? वो सब हम दोनों कुछ और सोचेंगे, पर मुझे यह मूर्ति नहीं बेचनी। तभी कुछ चमकने लगता है और थोड़ी ही देर बाद वह मूर्ति और तोता एक सुंदर कन्या और लड़के में बदल जाते हैं। अरे ये क्या हुआ? घबराओ मत, मैं तुम्हें बताता हूं। ये जो सुंदर कन्या है वह मेरी बहन है और हम दोनों लखनपुर राज्य के राजकुमार राजकुमारी हैं। हमारे पिता राजा धीरेन्द्र हैं। कुछ समय पहले लखनपुर राज्य में एक जादूगर घुस आया और उसने बहुत तबाही मचाई, पूरी अफरा तफरी फैला दी थी। तभी हमारे पिता ने हमें आदेश दिया था कि हम उस जादूगर को पकड़ कर लाए। हम दोनों उसे पकड़ने जंगल में चले गए, पर उस जादूगर ने धोखे से मुझे तोता और मेरी बहन को मूर्ति में बदल दिया था और कहा था कि तुम दोनों तभी ठीक होगे जब दुनिया का सबसे अच्छा मूर्तिकार तुम्हें ठीक करेगा, और वह तुम हो। उस जादूगर को एक बाबा ने जंगल में ही अपनी दिव्य शक्ति से मार दिया, पर वह बाबा हमें ठीक न कर सके। उन्होंने कहा था, बेटा, तुम दोनों को अब एक सबसे अच्छा मूर्तिकार ही ठीक कर सकता है। अच्छा, तो वो वही बाबा थे क्या जो मुझे जंगल में मिले? हाँ, वो वही बाबा थे। आपका धन्यवाद हम दोनों की मदद करने के लिए। और मैं आपकी कठिनाई जानता हूं, इसलिए मेरी तरफ से यह पोटली भर के सोने के मुद्राएं। और आगे जीवन में आपको कुछ भी परेशानी हो, मुझे याद कीजिएगा। मैं जरूर आपकी सहायता करूंगा। अब हम चलते हैं। इतना कहकर वे युवक और कन्या अपने राज्य की ओर चल दिए और मोहन उस सोने की मुद्राओं से अपना पूरा कर्ज चुका देता है और खुद के लिए भी एक घर खरीदता है और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगता है।